आज हम एक ऐसी घटना पर चर्चा करने वाले हैं जो सुनने में शायद आम लगे, लेकिन इसका असर सच में बहुत बड़ा है। दरअसल हम बात कर रहे हैं कि कैसे एक आम सी चीज, यानी चीनी ने एक पूरी क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। ये विश्लेषण एक बहुत ही मजेदार नजरिया देता है कि ग्लोबल सप्लाई चेन में अगर एक छोटी सी कड़ी भी टूट जाए तो पड़ोसी देश के लिए आर्थिक भूचाल कैसे आ सकता है। अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि चीनी जैसी एक रोजमर्रा की आम चीज भला सरहद पार इतना बड़ा आर्थिक संकट क्यों खड़ा कर रही है। दरअसल ये सवाल ग्लोबल ट्रेड की उन छिपी हुई जटिलताओं की तरफ इशारा करता है, जहां एक देश की घरेलू नीति और जरूरतें दूसरे देश के बाजारों में अचानक हाहाकार मचा सकती हैं। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि नेपाल में चीनी का संकट आखिर शुरू कैसे हुआ। भारत ने निर्यात पर रोक क्यों लगाई, इस कमी के पीछे का असली गणित क्या है, विकल्पों की तलाश कैसे हो रही है, वहां के उद्योगों पर इसका क्या असर है, और अंत में इस सब से हमें सप्लाई चेन के बारे में क्या सीख मिलती है। तो सबसे पहले जमीनी हकीकत पर आते हैं। आइए देखते हैं कि नेपाल में ग्राउंड रियलिटी आखिर है क्या। वहां स्थिति अचानक से काफी बदल गई है। नेपाल के बाजारों और दुकानों की शेल्वों से चीनी बिल्कुल गायब होने लगी है। त्योहारों का सीजन सर पर है और ऐसे में वहां के दुकानदारों ने स्टॉक छिपाना शुरू कर दिया है, जिससे जमाखोरी और कालाबाजारी तेजी से बढ़ गई। और नतीजा, चीनी की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। एक मामूली सी खाने पीने की चीज के लिए बाजार में इस हद तक पैनिक होना साफ दिखाता है कि हमारी सप्लाई चेन कितनी नाजुक होती है। अब इस संकट को पूरी तरह समझने के लिए थोड़ा वापस सरहद के इस पार यानी भारत की तरफ लौटना होगा। हमें उन नीतिगत फैसलों को समझना होगा जिनकी वजह से ये स्थिति पैदा हुई। अगर हम समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाएं तो समझ आएगा कि ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। दरअसल अक्टूबर 2022 में सबसे पहले चीनी के निर्यात पर रोक लगाई गई थी। फिर आगे चलकर 2025 और 2026 के मौसम में जो बदलाव आए, खासकर कम बारिश, उसने स्थिति को और गंभीर कर दिया। इसीलिए निर्यात पर रोक की सीमा को सीधे 30 सितंबर 2026 तक बढ़ा दिया गया। यह साफ दर्शाता है कि कृषि और जलवायु की वास्तविकताओं का व्यापार पर कितना सीधा और गहरा असर होता है। और इस कदम के पीछे भारत का अपना एक ठोस तर्क है। देखिए, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है, लेकिन मौसम में बदलाव के कारण गन्ने की पैदावार कभी कम तो कभी ज्यादा हो रही है। ऐसे में किसी भी सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता अपने 140 करोड़ नागरिकों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और घरेलू बाजार में महंगाई को रोक के रखना ही होगी। तो ये बिल्कुल अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए उठाया गया एक व्यवहारिक कदम है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात निकल कर आती है कि ग्लोबल ट्रेड एग्रीमेंट्स और आम निर्यात बैन के बीच आखिर संतुलन कैसे बनता है। दरअसल CXL और TRQ कोटाज ऐसी विशेष व्यापारिक व्यवस्थाएं हैं जिन्हें इस बैन से छूट दी गई है। इनके तहत होता यह है कि यूरोपियन यूनियन और अमेरिका को एक तय मात्रा में चीनी का निर्यात अब भी किया जा सकता है, वो भी बेहद कम या शून्य कस्टम्स ड्यूटी पर। तो बैन के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को किस तरह निभाया जाता है, ये इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। चलिए अब इस पूरी स्थिति के आंकड़ों यानी इसके गणित पर थोड़ा ध्यान देते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर नेपाल इस नीति परिवर्तन के आगे इतना बेबस क्यों महसूस कर रहा है। अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। नेपाल की सालाना चीनी की मांग करीब 2.5 लाख टन है, जबकि उनका अपना घरेलू उत्पादन सिर्फ 1.5 लाख टन के आसपास ही है। यहाँ सीधा सीधा 1 लाख टन की एक बहुत बड़ी कमी दिखाई देती है। नेपाल के व्यापारी राजेंद्र राउत का भी यही मानना है कि ये आंकड़े इस संकट की एक ऐसी सच्चाई है जिसे छुपाया नहीं जा सकता। बिना बाहर से आयात किए इस कमी को पूरा करना बिल्कुल असंभव है। और क्या पता है इस कमी को पूरा करने का सबसे बड़ा स्रोत क्या था? 80%। जी हां, नेपाल की 80% चीनी की मांग सीधे तौर पर भारत से आने वाले ट्रकों से पूरी होती है। ये एक अकेला नंबर काफी है बताने के लिए कि नेपाल अपनी आपूर्ति के लिए भारत पर किस हद तक निर्भर है। तो जाहिर है, जब आपूर्ति की ये मुख्य पाइपलाइन बंद होती है तो उसका असर तुरंत और बहुत भयंकर होता है। तो अब ऐसे में होता क्या है, जब कोई मुख्य आपूर्तिकर्ता अचानक निर्यात रोक दे तो नए विकल्पों की तलाश शुरू होती है। आइए देखते हैं कि नेपाल के भौगोलिक पड़ोसी क्या विकल्प दे सकते हैं। अगर हम इन विकल्पों की आपस में तुलना करें तो तस्वीर थोड़ी और उलझती हुई दिखती है। पहला विकल्प है चाइना, लेकिन दिक्कत यह है कि चीना और नेपाल के बीच विशाल हिमालय के पहाड़ खड़े हैं। वहां से ट्रकों के जरिए सामान लाना इतना महंगा और दुर्गम है कि वो प्रैक्टिकल नहीं लगता। दूसरी तरफ विकल्प है पाकिस्तान।
पर वो तो इस वक्त खुद एक भयंकर आर्थिक संकट से गुजर रहा है और उसके पास किसी को भेजने के लिए अपना कोई आटा या चीनी का सरप्लस ही नहीं है। तो लॉजिकली दोनों में से कोई भी देश फिलहाल भारत की जगह लेने की स्थिति में नहीं है। इस सब के अलावा एक और ऐसी भौगोलिक हकीकत है जिसे छोड़ नहीं सकते। दरअसल नेपाल एक पूरी तरह से लैंडलॉक्ड देश है, यानी वो चारों तरफ से ज़मीन से घिरा है। इनके पास अपना कोई समुद्री पोर्ट नहीं है। अगर नेपाल दुनिया के किसी और कोने से चीनी खरीदने की कोशिश भी करे तो भी उसे ग्लोबली आयात करने के लिए भारत के कोलकाता और विशाखापट्टनम पोर्ट्स पर ही निर्भर रहना पड़ता है। यानी चाहे कोई भी रास्ता चुना जाए, वो घूम फिरकर उन्हीं इंफ्रास्ट्रक्चर से होकर गुजरेगा। अब देश की ज्योग्राफी से निकलकर वापस माइक्रो इकोनॉमिक्स पर आते हैं, यानी इसका वहां के स्थानीय व्यापारों पर क्या असर पड़ रहा है। नेपाल के बिजनेसमैन महेश जाजू का एक बयान इस स्थिति की गंभीरता को बहुत अच्छे से समझाता है। उनका कहना है कि करीब 6 महीने में ये कमी हिट करेगी, जिससे जूस, बिस्किट, कन्फेक्शनरी और चॉकलेट जैसे उद्योग सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। ये बयान दरअसल इस पूरे संकट को एक मानवीय और व्यावसायिक चेहरा देता है। ये सिर्फ कागजों पर लिखी कोई नीति नहीं है, बल्कि फैक्ट्री वालों के लिए एक उल्टी गिनती की तरह है, जहां उनका मेन कच्चा माल बस खत्म ही होने वाला है। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात ये निकल कर आती है कि वहाँ का लोकल उद्योग आयात के बिना किसी भी हाल में चल नहीं सकता। एक और व्यापारी राजेंद्र राउत बड़ा स्पष्ट कहते हैं कि अगर घरेलू उत्पादन पर्याप्त हो भी जाए, तब भी वो उद्योगों की पूरी जरूरत को पूरा नहीं कर पाएगा। इसका सीधा सा मतलब है कि जब तक अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला को फिर से खोला नहीं जाता, तब तक वहां के उद्योगों और अर्थव्यवस्था को इस झटके से उभरने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। अब जब हम इस पूरी चर्चा के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आइए जरा ये देखते हैं कि इस सरहदी संकट से हमें लंबी अवधि के लिए क्या सीख मिलती है। देखिए, चीनी तो सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी इन बाहरी सप्लाई लाइंस पर कितनी ज्यादा निर्भर होती हैं। चाहे गाड़ियों में डालने वाला फ्यूल हो, अस्पतालों के लिए ज़रूरी दवाइयाँ हो, घर के किचन की रसोई गैस हो या फिर कोई भी आम खाने पीने की चीज़, ये सब कुछ बताता है कि अत्यधिक निर्भर देशों के लिए आपूर्ति श्रृंखला दरअसल एक बहुत बड़ी संरचनात्मक कमजोरी यानी स्ट्रक्चरल वल्नरेबिलिटी होती है। और ये स्थिति इस बात को बहुत ही शानदार तरीके से साबित करती है कि जब भी कोई बड़ी अर्थव्यवस्था अपनी घरेलू सुरक्षा के लिए अपनी व्यापार नीतियों में अचानक बदलाव करती है, तो उस पर निर्भर रहने वाले पड़ोसी देशों की अर्थव्यवस्थाओं में तुरंत भूचाल आ जाता है। ये ग्लोबल सप्लाई चेन और देशों के आपस में जुड़े होने की बिल्कुल सच्ची तस्वीर है। तो इस पूरे विश्लेषण को समाप्त करते हुए इस एक गंभीर प्रश्न पर जरूर विचार करना चाहिए। एक ऐसे दौर में जहां ग्लोबल सप्लाई चेन्स लगातार परेशानियों से गुजर रही हैं और जलवायु कब बदल जाए कुछ पता नहीं, वहां अत्यधिक निर्भर और जमीन से घिरे देश अपने आर्थिक अस्तित्व को आखिर कैसे सुरक्षित कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो बदलते विश्व व्यापार के इन नए खतरों पर और गहराई से सोचने के लिए मजबूर कर देता है। उम्मीद है इस चर्चा से इस मुद्दे की कई छिपी हुई बातें स्पष्ट हुई होंगी।